नमस्कार। मैं शुभांजल हमारे टॉक शो निनाद में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए यहाँ हाजिर हूँ उसका विषय है मातृभाषा नहीं है मातृभाषा। कुछ साल पहले एक सुबह अखबार पलटते हुए मेरी नज़र पड़ी उसके अंतिम पन्ने पर। वहाँ एक खबर थी जिसमें जिक्र था कि अफ्रीका के किसी सुदूर इलाके में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो कि अपने कबीले का अंतिम है। अब जाहिर सी बात है कि लोगों ने उससे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, मगर जैसे सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि वो जो भाषा बोलता था, जो भाषा जानता समझता था, उसे कबीलाई लोगों के अलावा कोई प्रयोग करता ही नहीं था। अब जिस बात ने मेरा अधिक ध्यान खींचा वो यह कि अखबार में इस बात का विशेष जिक्र था कि व्यक्ति ना केवल अपनी जनजाति, और केवल अपनी जनजाति का नहीं बल्कि उस बोली को बोलने वाला भी अंतिम शेष बचा है। और यदि उसे नहीं बचाया गया तो उसकी जो भी भाषा बोली है वो उसके साथ ही हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये खबर पढ़कर मेरे दिमाग में ऐसा पहली बार आया कि भाषाएं बोलियाँ जो हैं वो समाप्त हो सकती हैं। मतलब समाप्त क्या हो सकती हैं, बुरी तरह नष्ट हो सकती हैं। अब खुद ही कल्पना कीजिए कि यहाँ केवल एक उदाहरण दिया गया है और इंसान की जो मनुष्य की जो सभ्यता है उसको हज़ारों साल हो गए, और इतने में कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग अपनी भाषाओं को अपने साथ लेकर चले गए पता नहीं। यदि वो भाषाएं आज भी होती, आज भी मौजूद होती, तो शायद सभ्यता के कई नए द्वार खुलते। उदाहरण के लिए अगर बताऊँ तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या ऐसी जो भी भाषिक संस्कृति रही है वो कुछ इसी तरह समाप्त हुई होंगी। यही कारण है कि हम आज भी जब अपनी किताबों में या सिलेबस में पढ़ते हैं या हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ इस बात का विशेष जिक्र होता है कि उनकी दीवारों पर उन्होंने जो कुछ भी लिखा, चाहे वो चित्रकला के माध्यम से, लिपियों के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से उन्होंने जो कुछ भी उकेरा, उसे आज भी लोग समझ नहीं पाए हैं। और हम तो फिर भी आम लोग हैं, जो बड़े बड़े लिपिक हैं या भाषा वैज्ञानिक हैं या अन्य लोग हैं, वे तक नहीं समझ पाए हैं। ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि जब हड़प्पा का यह हाल है तो कई ऐसी बोलियाँ जिनकी कोई लिपि ही नहीं, उनका क्या हाल हुआ होगा। इसी तरह कई भाषाएं देखते देखते समाप्त हो गई होंगी, और कई ऐसी हैं जो आज थोथे साहित्य और भाषिक लचरता के कारण औंधे मुँह गिरते जा रही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक जगह पर लिखा भी है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यानी जो हमारी निज भाषा है, मातृभाषा है, उसकी उन्नति से सारी उन्नति होती है। जब वो ये बात कहते हैं तो उनका इशारा जीवन के उस मूल मंत्र की ओर था जहाँ वो मातृभाषा के महत्व को दर्शाते हैं। अब ये सच भी है। आप खुद ही कल्पना कीजिए कि यदि मातृभाषा ना होती तो क्या होता। क्या हम विज्ञान को समझ पाते? या सूरज और हमारे बीच की जो दूरी है उसका माप पता चलता? मनोविज्ञान के वो पहलू जो अक्सर अछूते रह जाते हैं, क्या उनकी जानकारी हमें मिल पाती? या कभी हम साहित्य व सिनेमा को देखते तो क्या उसका पूरा लाभ उठा पाते? शायद नहीं। बस यही तो समझने की ज़रूरत है कि मातृभाषा ने आज जीवन पर किस तरह अपना प्रभाव छोड़ा है। हम भले ही किसी भाषा को पढ़ें, अनुवाद उससे सामान्यतः अपनी मातृभाषा में करते हैं। पढ़ते हैं तो सोचते मातृभाषा में, बात उसमें करते हैं, इजहार उसमें करते हैं। अक्सर लोग ये दुविधा भी व्यक्त करते हैं कि मातृभाषा आखिर भला क्या है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि अपने जन्म के बाद हम अपने घर परिवार द्वारा जो पहली भाषा सीखते हैं, सामान्यतः वही हमारी मातृभाषा होती है। और भारत तो ऐसी भाषिक संपन्नता वाला देश है जिसके बारे में यह विश्व प्रसिद्ध है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। यानी कोस कोस की दूरी पर यहाँ पर पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस की दूरी पर जाने पर यहाँ भाषा बोली बदल जाती है। कहते हैं कि भारत में हज़ारों तरह की मातृभाषा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी भाषिक विविधता को सहेजना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश की जो पहचान है, इसकी जो छाप है पूरी दुनिया पे, वो इसी से जुड़ी है। मातृभाषाओं के साथ एक बड़ी समस्या ये हो गई है कि इन्हें बोलने वालों ने इसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। मतलब वो जो एक कहावत है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर सत्य होती है कि जो लोक भाषाएं हैं या लोगों की जो मातृभाषाएं हैं
उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान उनके बोलने वालों ने ही पहुँचाया जब उन्होंने उसे हीन भावना से देखना शुरू कर दिया। मतलब अब तो ये कल्चर जैसा बन गया है कि मुझे अगर एक भाषा बोलनी है या मुझे एक भाषा में कुछ अच्छा करना है तो मुझे दूसरे को ख़राब ढंग से देखना है या उसे मुझे हीन भावना से देखना है। और जब भी ऐसी स्थिति आती है तो मुझे चेतन भगत की एक बात बहुत पसंद आती है। उनसे एक बार एक कार्यक्रम में किसी रिपोर्टर ने पूछा कि चेतन जी, आप लिखते तो अंग्रेजी में और आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो पसंद आपको क्या है? तो इस पर चेतन भगत ने जो जवाब दिया वो मुझे लगता है वो एक आदर्श जवाब है। उन्होंने कहा कि हिंदी ज़रूर मेरी मातृभाषा है, तो मेरे लिए तो वो माँ है। हिंदी जो है वो मेरी माँ है और अंग्रेजी पत्नी, और प्यार मुझे दोनों को करना है। और ये कहीं ना कहीं वो सच्चाई है कि एक भाषा सीखने के लिए या एक भाषा बोलने के लिए दूसरे से नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों में अच्छा कर सकते हैं, दोनों में आगे बढ़ सकते हैं। और यही बात जो है वो किसी भी भाषा के आगे बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। निजी तौर पे बताऊं तो मुझे एक और बात बहुत तकलीफ़ देती है कि कई बार हम लोग अपनी भाषाओं को या दूसरी भाषाओं को नायक या खलनायक की भूमिका में तौलने लगते हैं। अब अगर किसी को नायक बता रहे हैं, किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी दूसरी भाषा को खलनायक बता रहे हैं या उससे बता रहे हैं कि यार इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ये देर समय हमें दिक्कत दे सकती है। अब जैसे एक कल्चर ये भी है कि अंग्रेजी को खलनायक बना दो, कि हर बात पे अंग्रेजी को खलनायक बना दो, जबकि हमें इससे बचने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें सभी भाषाओं के बीच में एक सामंजस्य बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा जो है वो हर जगह काम नहीं आएगी और कई जगह पर काम आएगी। और अंग्रेजी के साथ भी यही है कि वो हर जगह काम नहीं आएगी पर कई जगह काम आएगी। और ये जो सामंजस्य हम एक बार बनाना सीख लें तो हमारा ही जीवन आसान हो जाएगा। परंतु ये सहयोगी भाव बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कोई कुछ बोलना चाहे और यदि उसकी बातचीत में उसकी मातृभाषा के कुछ शब्द झलक जाए तो बस उसकी बात समाप्त होने से पहले हमारी व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ तैयार रहती हैं कि अरे वो देखो बिहारी बोला, अरे वो देखो मलयाली कुछ बोल रहा है, या वो देखो पंजाबी बोल रहा है, फलना फलना फलना। सच्चाई तो ये भी है कि कई बार हम जाने अनजाने खुद भी इसके हिस्सेदार बन जाते हैं। परंतु अब जब इतनी बात हो ही गई है तो बेहतर है कि हम एक दूसरे के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखें। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे देश में जब एक भाषा क्षेत्र के लोग दूसरी भाषा क्षेत्र के लोगों का मजाक उड़ाते हैं तो वो ना केवल उस व्यक्ति या उस क्षेत्र या उनकी भाषा का मजाक उड़ाते हैं, बल्कि मजाक उड़ाते हैं वो इस देश का भी।